राजस्थान कोटा के रामगंज मंडी से भाजपा विधायक मदन दिलावर ने आपातकाल को काला दिन बताते हुए कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। इतिहास में 25 जून का दिन भारत के लिहाज से एक महत्वपूर्ण घटना का गवाह रहा है। आज ही के दिन 1975 में देश में आपातकाल लगाने की घोषणा की गई, जिसने कई ऐतिहासिक घटनाओं को जन्म दिया। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक की 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार के सिफारिश पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल की घोषणा की थी। आगे देखिए सूचना इंडिया संवाददाता जगदीश नायक की स्पेशल रिपोर्ट। जैसा कि आज 25 जून 2021 है और आज के दिन यानी 46 वर्ष पहले 25 जून 1975 में एक आपातकालीन यानी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा एक आपातकालीन घोषित किया था। उस टाइम में उनका कहना था कि सरकार गिरेगी, भारी ताकतों को लेकर आपातकालीन। आज भी वैसी स्थिति जैसी बनी हुई है कि उस टाइम में भी आपातकाल जो हुआ 21 महीने चला और आज भी जो कोरोना काल चल रहा है 22 मार्च 2020 से देखा जाए तो आज 21 महीने हो रहे हैं, यानी एक तरह से आपात स्थिति है। ऐसे उस आपातकालीन स्थिति को जो 25 जून 1975 को जो स्थितियाँ पैदा हुई थी और आज जो स्थितियाँ पैदा है, हमारे बीच मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और जुझारू और हिंदुत्व की लगातार आवाज़ उठाने वाले रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर साहब। हम इनसे जानते हैं कि वो 1975 की परिस्थितियाँ और आज की परिस्थितियों में को लेकर जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस विधायक महोदय द्वारा जो की गई है उसको लेकर जानते हैं कि आज जो आपने काला दिवस के रूप में 25 जून को मनाया है उसको आज के नज़रिए से किस तरह से दिशा निर्देश और किस तरह से आपने जनता को बताया, सब बताइए। वो आपातकाल कांग्रेस ने अनैतिक काम करके भी माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करके उनके फैसले को नहीं मानकर भी अपने स्वार्थ के लिए देश की राष्ट्रीय शक्ति को कुचलने के लिए ये आपातकाल लगाया था। आपको मैं बता दूं कि 1971 को इंदिरा गांधी जी एमपी का चुनाव लड़ी थी। उनके सामने बहुत चर्चित नेता उस समय के राजनारायण जी साहब भी चुनाव लड़े थे। राजनारायण जी चुनाव हार गए थे तो उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर के अपनी बात कही और कहा कि इन्होंने इंदिरा गांधी जी ने अनैतिक तरीके से और एक चुनाव जीता है। इन्होंने पैसे बांटे हैं, धन का दुरुपयोग किया है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है वगैरह वगैरह, जो उन्होंने 14 आरोप लगाए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन 14 आरोपों को ही सही माना, यानी उनके आरोप सिद्ध हो गए। तो उन्होंने इंदिरा गांधी जी का चुनाव निरस्त कर दिया और ये कहा कि 6 महीने तक ये चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित हैं। फिर इंदिरा गांधी जी सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को यथावत रखा, यानी इनका जो अपील थी इंदिरा गांधी जी की उसको निरस्त कर दिया। परंतु इंदिरा गांधी जी को स्वीकार नहीं था तो उन्होंने रातों रात तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय फखरुद्दीन अली जिसे हस्ताक्षर करवा करके और ये आदेश करवा दे कि हिंदुस्तान में आपातकाल हो गया है। और उस समय भारत के संविधान को निलंबित कर दिया, फंडामेंटल्स राइट्स जितने थे समाप्त कर दिए, बोलने की अभिव्यक्ति को समाप्त कर दिया। यानी एक तरह से अंग्रेजों के राज से भी बदतर स्थिति, खतरनाक स्थिति कर दी। यानी लोग ये कहते थे कि यदि पेड़ का पत्ता भी हिलेगा तो इंदिरा गांधी की परमिशन के बिना नहीं हिलेगा। और उस समय भारतीय जनसंघ और राष्ट्रीय संघ के अधिकांश लोगों को जेलों में डाल दिया। अन्य पार्टी के लोगों को, समाजवादी पार्टी और पार्टी के लोगों को जेलों में डाला।
लेकिन वह इनकी तुलना में नगण्य थे। और यातना इतनी दी कि कोई कल्पना नहीं कर सकते। लोगों को उल्टा उल्टा लटका करके मारा, कई के गुप्तांगों में मिर्ची डाल दी, पेट्रोल डाल दिया, कई के नाखून प्लास से ऐसे कैसे खींच लिए गए, नंगा करके पिटाई की, बिजली के करंट के झटके मारे गए, यानी नंगा करके पीटा गया। पीटते पीटते बेहोश हो जाते तो फिर उनको पानी की छींटे देकर होश में लाते, फिर मारते, काल कोठरी में ठूंस दिया। इसके बावजूद भी लोकतंत्र के प्रहरियों ने माफ़ी मांगकर जेल से आना पसंद नहीं किया। जैसा कि और सत्याग्रह करते थे। उस आपातकाल का विरोध करने के लिए लोग सत्याग्रह करते थे, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाते थे और उसका पुतला जलाते थे। ये जानकारी होते हुए भी कि पकड़े जाएंगे तो अन्याय, हमारे साथ अन्याय होगा, अत्याचार होगा, हमारे तो अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाएगी, काल कोठरी बंद कर दिया जाएगा, हमको उल्टा लटका दिया जाएगा, हमको बिजली करंट लगाए जाएंगे। लेकिन लोकतंत्र सेनानियों ने आंदोलन जारी रखा। मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस तो हमने नहीं देखे हैं, लेकिन जीते जागते कोई यदि सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और मदन लाल ढींगरा जैसे यदि क्रांतिकारी हैं तो वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और तत्कालीन जनसंघ के नेता, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी और उस समय के भारतीय जनसंघ के नेता हैं, जो जेल की शिक्षों में कोई 6 महीने से लगाकर 19 महीने तक जेल में रहे। जैसा कि विधायक महोदय ने बताया कि वो जो आपातकाल था 1975 का, वो किस तरह से लोगों ने भुगता है, लोगों ने सहा है, और एक राष्ट्र का जो अपमान हुआ उस टाइम में, और लोगों के साथ कई तरह के जो यातनाएं दी गई है, और उसी दिन को लेकर आज पूरा देश 25 जून को एक काला दिवस के रूप में मानते हैं। मैं महोदय साहब से ये जानना चाहता हूँ कि साहब उस टाइम 1975 का जो आपातकाल था वो 21 महीने चला था, और अभी जो कोरोना काल चल रहा है ये भी 21 महीने चला है। वो दिखता हुआ आपातकाल था, ये अदृश्य बीमारी है। अपन इस अदृश्य बीमारी को लेके जो अभी लोग जूझ रहे, परेशान हो रहे हैं, और जो व्यवस्थाएं बिगड़ रही है, इस तरह से अपन किस तरह से देखना चाहते हैं कि वो स्थिति और आज की स्थिति में क्या फ़र्क है सर? तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि वह स्वार्थ में मानव निर्मित आपातकाल था, जानबूझ के देश के लोगों को क्रश करने के लिए लगाया गया था। ये दूसरे शब्दों में कहूँ तो प्राकृतिक आपदा है, दोनों में अंतर है। ये सच है कि इसमें लाखों लोग बीमार हुए हैं, हजारों लोगों की हजारों लोग कलवित हो गए हैं, मर गए हैं, तो इसकी और उसकी तुलना नहीं की जा सकती। एक निवेदन आपसे कि वर्तमान में अभी प्रोटोकॉल चल रहा है माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया का कि अगला हमारे चीफ मिनिस्टर वही है, तो इसको काल पे चर्चा करेंगे और पे चर्चा नहीं करेंगे। तो अभी सर मैं एक निवेदन है कि आप शुरू से ही ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हो और आप किसान से जुड़े हुए रहते हो। अभी वर्तमान में किसान पटवारियों की हड़ताल है और किसान अभी परेशान है, और आपने भी शायद कई सारी अनुशंसाएं मुख्यमंत्री जी को भेजी है, तो उन अनुशंसाओं को लेकर आज तक भी पटवारियों की हड़ताल के ऊपर कोई समाधान नहीं हो पाया सर। ये सरकार निकम्मी सरकार है, और इसलिए प्रदेश के लाखों लोगों को तंग करने के लिए जानबूझ करके पटवारियों की भर्ती नहीं कर रही है, नए पटवारियों की वाजिब मांगों को मान रही है, और इसलिए जानबूझ करके किसानों को तंग करने के लिए षड्यंत्र रच रही है। इसलिए आज नामांतरण नहीं हो रहा है, पैमाइश नहीं हो रही है, पैमाइश नहीं हो रही तो झगड़े हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं तो मर्डर हो रहे हैं, तरमीम नहीं हो रही है, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं, अनेक प्रकार के संकट किसानों के सामने आ रहे हैं। लेकिन ये आंधी बहरी गूंगी सरकार लाखों किसानों को रोता हुआ देख रही है, फिर भी सुन नहीं रही है। आप सदैव हिंदुत्व के पक्ष में रहे और हिंदुत्व आपने मजबूत करने के लिए हर कदम आगे उठाया है। कई सारे सोशल मीडिया पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हिंदू मुसलमान का प्रोपगंडा बनाकर और सोशल मीडिया पर डालते हैं, और इसको लेकर आपने कई बार चेतावनी भी दी है इस मामले को लेकर। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे कि ये चीज़ें बहुत गलत है, जो लोग
अपना राजनीति करने के लिए हिंदू मुसलमान को प्रोगंडा बना के और आपके खिलाफ, यानी आपके विधानसभा क्षेत्र कई सारे ऐसे असामाजिक तत्व बने हुए हैं, इनके खिलाफ आपने कई बार इसको चेतावनी भी दी है। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहोगे साहब? मैं किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हर देशद्रोही, देश के दुश्मन, समाज के दुश्मन, समाज कंटक, भारत माता को गाली देने वाले, यहाँ का अन्न खाकर पाकिस्तान की बात करने वाले, ऐसे सब लोगों के खिलाफ। आपको बीजेपी का रणनीतिकार भी कहा जाता है साहब, और इस चीज़ को लोग मानते भी हैं। तो आगे क्या दिशा निर्देश है, आगे क्या एजेंडा है कि जो आने वाले जो 2022 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में और 2023 में राजस्थान में आ रहे हैं, तो किस दिशा में भारतीय जनता पार्टी जा रही है? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता देंगे, आपको पूछ लेना। आप रणनीतिकार हो साहब, आप रणनीतिकार हो, तो किस दिशा में? मैंने एक ही शब्द में कह दिया ना कि आपको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सब बता देंगे। आपके रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में कई सारे लोगों को परेशानी, कैसे राशन कार्ड है चालू नहीं है, कई सारों को नल पानी की विधि है। आपके क्षेत्र में ज़्यादातर बस्तियाँ बेचारी वन क्षेत्र में बसी हुई है, उन लोगों को नल की सुविधा नहीं है, लाइट के लिए उनको परेशान होना पड़ रहा है, राशन कार्ड उनके चालू नहीं है, ऐसे कई सारी समस्याओं का मेरे को ध्यान है, उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। एक और निवेदन है साहब, वर्तमान में कोटा में चंबल रिवर फ्रंट बन रहा है। कहते हैं कि नदी को गहरा करना चाहिए, नदी को सकड़ा नहीं करना चाहिए। नदी और नाले ये चौड़े ख़त्म होते, यानी चौड़ाई इनकी ख़त्म होती जा रही है। जैसे कोरोना काल आया, अगर ऐसे ही कभी भविष्य में अगर ऐसी बाढ़ की स्थिति बन गई तो उस समय में क्या अभी विकास जरूरी है? दूसरा, जो वर्तमान में जो कोटा बैराज है उसकी स्थिति थोड़ी गिरी हुई है, तो क्यों नहीं उस स्थिति बैराज को ठीक करने के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया जाए ताकि अपन हालातों से निपटने के लिए पहले तैयार। आपको पता है उसको नुकसान न हो इसलिए दूसरा ब्रिज बना दिया है और अधिकांश वाहन उससे जाते हैं। और साहब इस आगे क्या संदेश देना चाहते हो पूरे कोटा शहर को, आपके वार्ड क्षेत्र को, कोरोना काल को लेकर, और किस हिसाब से हालत है? कोरोना काल में सब डिस्टेंस बना के रखें, यानी 2 गज दूरी, सब सैनिटाइज़र या साबुन से हाथ धोते रहें और सब मास्क लगा के रहें। सर आपको जन जन जानता है, और ये नहीं है कि आपको विधायक करूँ, आपको तो हर तरह से जानता है व्यक्ति, लेकिन ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि आपको एक डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए कलेक्टर के बाद 2 बार धरने में बैठना पड़ा? ऐसी क्या कमी है सरकार में? ये सरकार का निकम्मापन है, ये गांव के लोगों को परेशान करना चाहते हैं। मेरे इलाके में 750 लोग एक्सपायर हो गए इन कोरोना काल में, और वो डॉक्टरों के अभाव में हो गए, चिकित्सक नहीं होने के कारण से हो गए, लेकिन इस सरकार के भी जू तक नहीं रेंग रही। वर्तमान में 2021 में अचानक ऑक्सीजन की कमी आई, तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने तत्काल लोगों को संजीवनी दी, इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? मैं समझता हूँ इसका श्रेय मोदी जी को है, माननीय ओम जी बिरला को है, भारतीय जनता पार्टी को है, और ओम जी बिरला के इस काम की मैं सराहना करता हूँ। आज राजस्थान पत्रिका को फ्रंट पे छपा हुआ है कि राजस्थान रिकवरी रेट में 90.85% है, और इसकी पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं साहब? ये रिकवरी रेट जो है, ये माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उसके कारण संभव हो पा रहा है, क्योंकि उन्होंने समय पर ऑक्सीजन पहुंचाई है, हवाई जहाज से तक ऑक्सीजन पहुंचाई है, उन्होंने रेमडेसिविर पहुंचाए हैं। इन लोगों ने तो मारने का काम किया था। रेमडेसिविर इंजेक्शन आए थे जो पंजाब पहुंचा दिए, ऑक्सीजन आई थी जो इधर उधर कर दी। ऑक्सीजन आई वहाँ से, वो उनको लेने के लिए इनके पास पात्र नहीं थे, टैंकर नहीं थे, इनके पास सिलेंडर नहीं थे, इन पर सिलेंडर थे तो रेगुलेटर नहीं थे, तो इन्होंने तो ये निकम्मे लोग हैं। इन्होंने जैसा कि विधायक महोदय साहब ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जो ज़रूरत है लोगों की। हम एक चीज़ और जानना चाहता हूँ साहब आपसे कि कोटा शहर के अंदर चारों तरफ रोड खुदे हुए हैं, अब व्यक्ति पेट्रोल है साहब 100 रुपये के ऊपर लेते हैं, अगर उसको विज्ञाननगर जाना है तो उसको 4 किलोमीटर का रास्ता है। तो इस तरह से ये कब तक जो व्यवस्था है सुधर जाएगी जिससे कि लोग को राहत मिले, क्योंकि अभी महंगाई है। सड़कों को इस सरकार को ठीक करना चाहिए ताकि आसानी से लोगों को आवागमन में दिक्कत ना हो।
तो साहब हमारे को विधायक मदन दिलावर जी ने बताया कि जो इन जो आपातकाल को लेकर इन्होंने के काफ़ी रोष में है और जो देश के हालात है उस हालात को कहीं हद तक जिम्मेदार कांग्रेस को बताया। सूचना इंडिया से राहुल कैमरामैन के साथ जगदीप प्रसाद महर।